नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जल्दी से लाइव आइए, वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़िए अपने परिवार एग्जामपुर के साथ। हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लोगों के चल रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शानदार क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग इनको करते होंगे, अच्छे से आप लोग इनका रिवीजन करते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का चल रहा है और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं और एक तरीके से अभी आप लोगों की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको जो बहुत सारी क्लासेस आपकी हुई है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी लोगों को प्रणाम। हाँ जी, तो जल्दी से आप आ जाइए और सभी लोगों को एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं। तो आप लोग जल्दी से आ जाएं और आप लोग ज़्यादा पटाखे ना फोड़ें, मेरा यही कहना है। तो आप लोग यहाँ पर बात करेंगे भैया लिखा। अब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को लगा दूं और जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स की डेट अब आने लगी हैं, तो आप लोग भैया तैयारी कर लीजिए। अब आपके एग्ज़ाम्स के टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? कौन था जिसने जल्दी से बता देंगे कौन था जिसने भैया नियमित रूप से सोने के सिक्के यानी कि स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग किया था? नमस्कार भैया, जल्दी जल्दी आप लोग आते रहें, शेयर करते रहें, सेशन को जुड़ते रहें अपने परिवार एग्जामपुर के साथ। जो मित्र हमारे देख रहे हैं तो आप लोग जल्दी से आएँ, सेशन को शेयर करें। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर, इसका जवाब दीजिए। हम लोग बात करते हैं स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे। देखिए जल्दी से बता दीजिए कि स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलाए गए। अगर आप लोगों से बात की जाए कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप लोग जानते हैं एक वंश था कुषाण वंश। कौन सा वंश था? कुषाण वंश था। इस वंश का संस्थापक था जिसका नाम था कुजुल कडफिसेस। क्या नाम था? कुजुल कडफिसेस। तो आप लोग याद रखेंगे कुजुल कडफिसेस का एक उत्तराधिकारी था, इसका एक बेटा था जिसका नाम था बिम कडफिसेस। क्या नाम था? बिम कडफिसेस। तो बिम कडफिसेस के द्वारा सबसे पहले नियमित सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, लिख लिया होगा ये। अब हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था? तो आप लोग कहेंगे कनिष्क था जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसे शक संवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक संवत कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि शक संवत कब से कब तक माना जाता है, तो 78 ईस्वी को शक संवत के रूप में माना जाता है। सभी लोग शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पर है, बताएंगे इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन एकदम से पलट लेते हैं, आंसर ऐसे ना करें। बताएं, लिखा हुआ है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है। मतलब कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक दिखाया गया है? कौन सा अभिलेख है जहां पर अशोक का नाम अशोक बताया है? अशोक को अशोक केवल 2 अभिलेखों में बताया गया है। एक तो कर्नाटक में जो मिला था, कर्नाटक में जो अभिलेख मिला था जिसे हम मास्की अभिलेख बोलते हैं, मास्की अभिलेख, और एक भैया मास्की अभिलेख मिला था और एक भैया दंतिया में मिला था। दंतिया जानते हैं, ये एमपी में पड़ता है। यहाँ पर मिला था गुर्जरा। कौन सा मिला था? गुर्जरा अभिलेख। तो ये गुर्जरा अभिलेख दोस्तों ध्यान दीजिए, गुर्जरा अभिलेख इसमें अशोक का नाम अशोक दिखाया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि अशोक वर्धन नाम कहाँ पर मिला है, अशोक वर्धन नाम कहाँ पर मिला है, कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक कहा जाता है, तो आप कहेंगे अभिलेख में नहीं मिला, केवल पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से दिखाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि अशोक के कौन से अभिलेख थे जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान में मानसहरा और शहबाजगढ़ी 2 अभिलेख हैं। कौन कौन से? मानसहरा, याद है आप लोगों को मानसहरा, और
यहां पर ध्यान रखना, सहवाजगढ़ी या शाहबाजगढ़ी, ये वो अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में है। कहाँ, कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में। और ये कहां पर है दोनों? तो ये पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। बात करें अशोक के अधिकतर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है भैया, तो ये आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चंस को। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं भैया। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है बच्चा, लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? जल्दी जल्दी बता दीजिए, किसके द्वारा ग्रहण की थी? हम लोग यहाँ पर जानते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी। नमस्कार सभी प्यारे जनों को, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बताएं इसका क्या आंसर रहेगा। हम लोग बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस करते हैं और आप लोग बहुत बढ़िया से जवाब भी देते हैं। बताइए भैया, देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इन्होंने अपने आप को विक्रमांक क्या कहलवाया? इन्होंने अपने आप को क्या कहलवाया भैया? विक्रमांक कहलवाया। क्या कहलवाया? विक्रमांक कहलवाया था, याद रखेंगे, विक्रमांक कहलवाया। उपाधि धारण की थी, और कौन सी उपाधि धारण की इन्होंने? विक्रमादित्य। कौन सी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि इनके अन्य नाम क्या थे, अन्य नाम में अन्य नाम पूछे या उपाधि पूछे तो अंतर होता है भैया। देवगुप्त कहा जाता था इनको। क्या कहा जाता था? देवगुप्त कहा जाता था। तो आप लोग बताएंगे कि देवगुप्त किसे कहा जाता था? तो आप लोग बताएंगे भैया चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज और देवश्री कहा जाता था। देवगुप्त, देवराज और देवश्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवश्री। ये अन्य नाम थे, उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेपोलियन। अगर पूछ ले कि ये नेपोलियन की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि समुद्रगुप्त ने एक भी युद्ध नहीं हारा, इसने 12 राजाओं को पराजित किया। तो हम कहेंगे ये विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया। स्मिथ के द्वारा कहा गया। रामगुप्त कौन था? तो याद रखना, रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था। जब हूणों ने आक्रमण किया था तो भैया रामगुप्त ने अपनी जो पराजय थी वो स्वीकार कर अपनी पत्नी देने वाला था, लेकिन इसकी पत्नी की सुरक्षा की चंद्रगुप्त द्वितीय ने और सिंहासन संभाला। तब उसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, बच्चा पीडीएफ तो मैं डेली अपलोड कराता हूं इसकी। बेटा पीडीएफ तो मैं डेली अपलोड कराता हूं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। देखिए गुप्त से पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग बता देंगे भैया कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा था जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के बाद उसका बेटा बना चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा बना, क्या नाम था बच्चा? उसका क्या नाम था? तो आप बताएंगे कि उसके बाद बना समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद बना था रामगुप्त कुछ समय के लिए। रामगुप्त के बाद बना था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बना था कौन? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बाद भैया ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग जवाब देंगे। अगर मैं बात करूं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो धर्मपाल। आपको याद है भैया कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष याद होगा आप लोगों को। त्रिपक्षीय संघर्ष ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? ये भैया किस किस में हुआ था? तो ये हुआ था किस किस के बीच हुआ था? तो आप लोग बताएंगे प्रतिहार वंश था, जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश कहते हैं। प्रतिहार वंश था भैया, और एक पाल वंश था। कौन था भैया? पाल वंश। और एक और कौन सा था? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताएंगे। एक पाल वंश था
एक प्रतिहार वंश था और एक कौन सा था, आप लोगों को याद है भैया कौन सा था, बताइए जल्दी से बता दीजिए। नहीं बताएंगे क्या, कैसे काम चलेगा बच्चा, कैसे काम चलेगा। हमने कितनी बार पढ़ा था, राष्ट्रकूट वंश था। कौन था, राष्ट्रकूट वंश था। इनमें आपस में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। स्टार्टिंग में पाल वंश की जीत हुई, लेकिन अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश जीता और धर्मपाल जो पाल वंश का प्रतापी राजा था, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है लिखा है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। देखिए 8वीं शताब्दी में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है जिसे कन्नौज संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं। अब बात यह है भैया, क्या प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था, भी मैंने बात की ये तीनों थे, लेकिन ये नहीं था, चोल नहीं था। तो आप लोग इसका जवाब क्या देंगे, आप इसका जवाब क्या देंगे भैया, डी इसका आंसर रहेगा। क्या इसका आंसर रहेगा बच्चा, डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खान का मूल नाम क्या था, चंगेज खान का मूल नाम क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बता दें, जल्दी से बताइए। देखिए इसके जन्म की बात अगर हो कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ओनोन नदी थी। कौन सी नदी थी, ओनोन नदी के पास, यानी कि मंगोलिया का जो क्षेत्र था, जो मंगोलिया वाला क्षेत्र है, उसमें जो ओनोन नदी बहती है उसके पास 1162 में इसका जन्म हुआ। कहाँ पर, 1162 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर, मंगोलिया में ओनोन नदी के पास। ठीक है, 1162 के आसपास। और इसका जो वास्तविक नाम था वो तेमुचिन था। क्या नाम था जी, तेमुचिन। क्या सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, क्या यही जवाब दे रहे हैं भैया, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से या द्वैतादेव संप्रदाय से। जल्दी जल्दी बताएंगे इसका क्या आंसर रहेगा। जो मित्र हमारे देख रहे हैं प्लीज जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए इसका क्या आंसर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर है, बताइए जल्दी से। देखिए अगर हम बात करेंगे भैया किसके बारे में, तो आप लोग बताएंगे शंकरदेव को विष्णु भगवान या कृष्ण का अवतार माना गया है, कि ये कृष्ण या विष्णु के अवतार थे और ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। किससे, वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इनका जन्म 1449 में हुआ। कब हुआ, 1449 में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी अगर मृत्यु पूछी जाए कि इनकी मृत्यु 1568 में कब हुई, 1568 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर। देखिए अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कौन से ये एक्ट मैंने कितनी बार आप लोगों को कराए होंगे। अगर इसका भी जवाब नहीं देंगे तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताइए इसका क्या आंसर है। लिखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। कौन से एकाधिकार को खो दिया था, चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। आप लोगों को याद है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था,
चार्टर एक्ट था। इसके माध्यम से, चार्टर एक्ट के माध्यम से चीन के साथ जो भी व्यापारिक संबंध थे समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन याद रखना, व्यापारिक संबंध समाप्त किए गए, संबंध समाप्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, केवल चाय का व्यापार चीनी, चाय का व्यापार चीन के साथ चलता रहा। ये चाय का व्यापार चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से समाप्त किया गया, 1833 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। यानी कि जितने भी व्यापारिक अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थे, एकाधिकार का मतलब है किसी एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेल करना, यानी कि चाय का जो व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। आंसर क्या रहेगा? DC रहेगा। और इसके द्वारा जो और अन्य व्यापार थे, जो अन्य व्यापारिक अधिकार थे, वो तो समाप्त हो गए थे, लेकिन चाय का चलता रहा था, केवल और केवल चाय का चलता रहा। इसलिए चाय का एक अधिकार कब समाप्त किया गया? 1833 में। और इसी के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, आप लोगों को याद होगा, गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था? बेंटिक या विलियम बेंटिक जिसे हम कहेंगे। विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर रहेगा। क्या इसका आंसर रहेगा बच्चा? सी इसका आंसर रहेगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार। आप लोग बच्चा ध्यान दीजिए इसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछ ले कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, तो आप बताएंगे कि 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। उसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम बने थे। चलिए बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नेहरू रिपोर्ट की बात की जाए, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने 1928 में पेश की थी। आप लोग जानते हैं जब नेहरू जी को चैलेंज किया कि भैया भारत में इतने कोई समक्ष नहीं है जो अपना संविधान खुद लिख पाएं, अपनी सरकार चला पाएं, तो इसीलिए नेहरू जी ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की और यहीं से संविधान के लिए बहुत पुरजोर मांग की गई। बात करें MK गांधी चंपारण आंदोलन, 1917 में गांधी जी का बिहार के चंपारण में एक शानदार नील की खेती के विरुद्ध सफल सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जो कि प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का भारत में। बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस 1938 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, त्रिपुरी अधिवेशन में, उस हरिपुरी अधिवेशन में, उसके बाद त्रिपुत्री अधिवेशन 1939 में द्वारा से अध्यक्ष बने। पोटाबी सितार मैया, जिनको गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि के रूप में उतारा, वो हार गए। सुभाष चंद्र बोस पुनः द्वारा से अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन नवंबर 1939 में आपसी मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कलकत्ता में कर दी। मोहम्मद ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, जो कि 1924 तक चलता रहा। बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना यहां पर नहीं थे, यहां पर कौन थे? शौकत अली एवं मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत अली याद रखेंगे कौन थे? शौकत अली। अली बंधुओं का नाम सुना होगा, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये ध्यान रखना, जिन्हें अली बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अली बंधु कहा जाता है। इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन की नींव रखी। 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया, जिस कमेटी की स्थापना दिल्ली में की गई। कहां पर की गई? दिल्ली में की गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत है, ठीक है भैया। क्या है? ये गलत है। टर्किश खलीफा को समाप्त कर दिया था अब्दुल कमाल पाशा ने, तो उसके खिलाफ भारत के मुसलमानों ने यह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हैं? अगर पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन है,
प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन है? प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? अगर पूछ लिया जाए तो आप लोगों से क्या जवाब होगा? ये पूछे जाते हैं। प्रथम हिंदू अध्यक्ष पूछ ले या प्रथम अध्यक्ष पूछ ले, प्रथम अध्यक्ष पूछे या भैया प्रथम हिंदू अध्यक्ष पूछे, तो आप बताएंगे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है भैया। प्रथम अंग्रेज की बात की गई है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। यूले की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना, जॉर्ज यूले, ठीक है। मुस्लिम की बात करें, बदरुद्दीन तैयब। कौन थे भैया? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि भैया बदरुद्दीन तैयब जी कौन से अधिवेशन में थे? तो ये जॉर्ज यूले चौथे में थे, ये तीसरे अधिवेशन में थे। किसमें थे? तीसरे अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे। एक बार जब दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1986 में, उसके बाद 1892 में, पहले 1886 में, फिर 1892 में, फिर 1906 में, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और A.O. ह्यूम हमें पता ही है, संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916, 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए भैया जवाब दीजिए। हाँ जी, क्या इसका आंसर रहेगा? जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लास तो आपको कंटिन्यू दिख रही है ना? बताइए मुझे बच्चा, किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे बात करता हूं। आगे बात करूंगा कि देखिए, अगर मैं बात करूं काकोरी षड्यंत्र की, तो ये कब हुआ? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 में जो HR था, HRS, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, HSR, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इन्होंने क्या किया? गोरखपुर से पहले लखनऊ से पहले काकोरी पड़ता है, जहां पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। किसको? 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया, जो कि सहारनपुर, लखनऊ सहारनपुर ट्रेन थी। कौन सी थी भैया? लखनऊ सहारनपुर ट्रेन थी। लखनऊ सहारनपुर, याद रखना, लखनऊ सहारनपुर ट्रेन को लूट लिया, जिसमें सरकारी पैसा, सरकारी खजाना था, उसको लूट लिया। लेकिन भैया ये पकड़े गए। 29 के खिलाफ केस चला, जिसमें कौन कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखना, राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल। कौन भैया? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाक उल्ला खां। कौन? अशफाक उल्ला खां। राजेंद्र लाहाडी। राजेंद्र लाहाडी, याद है आपको? राजेंद्र लाहाडी। रोशन सिंह। कौन थे? रोशन सिंह, ठीक है जी, रोशन सिंह थे। चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद तो फरार हो गए, बाकी इनको सबको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने एक गाना गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन पूछा था कि इसकी रचना किसने की थी। तो हम जानते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में,
1921 में इसकी स्थापना, इसकी रचना की थी पटना में बिस्मिल आजिमाबादी ने। किसने? बिस्मिल आजिमाबादी ने। तो आप लोग याद रख लेंगे कि बिस्मिल आजिमाबादी के द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना की गई। चलिए बताइए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? जल्दी से बताएंगे। निरहार निरंजन रे ने, नीरेंद्र मोहन मुखर्जी ने, अवनींद्र नाथ टैगोर ने, वारिंद्र कुमार घोष ने। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग आपस में लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत होगी। देखिए हम जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने ये गीत गाया, किसने लिखा? उनके नाम में भी बिस्मिल है, बिस्मिल आजिमाबादी। गाने वाले के लास्ट में बिस्मिल है, लिखने वाले के पहले बिस्मिल है। इतनी सी चीज आप समझ जाना भैया। चलिए बताइए इसका क्या आंसर है। लिखा है निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में की गई। कब की गई? 1907 में। और अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा? अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है भैया, क्या इसका आंसर रहेगा? सी इसका आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए मुझे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के स्क्रीन पर। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, विलियम जोन्स का नाम पता ही होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, एकदम ठीक है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813, ये भी ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1833 नहीं होगा बच्चा, 1838 होगा। क्या होगा? 1838 होगा। तो आप लोग क्या जवाब देंगे भैया? 1838 में। हाँ जी, चलिए याद रखेंगे ना, ये द्वारका नाथ टैगोर किसके द्वारा बच्चा? द्वारका नाथ टैगोर। तो आप लोग भैया इसका आंसर रखेंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा? डी इसका आंसर रहेगा। क्या इसका आंसर रहेगा? डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था। ओडिशा, बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? क्या इसका आंसर होगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर रहेगा कि 1904 में 1904 में पूछा है। तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग बताएंगे कि 1899 में एक मित्र मेला संगठन बना था। क्या बना था? मित्र मेला संगठन बना, जिसे गुप्त समिति कहा गया। गुप्त समिति कहा गया, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थी। इसकी स्थापना नासिक में की गई। कहां पर? नासिक में की गई थी। दो व्यक्ति थे जिनका नाम था बीडी सावरकर, बीडी सावरकर या सावरकर या बीडी सावरकर, और इनके भाई का नाम था गणेश सावरकर। क्या नाम था? गणेश सावरकर। तो आप लोग बताएंगे गणेश सावरकर या बीडी सावरकर, इन दोनों के द्वारा नासिक यानी कि महाराष्ट्र में, कहां पर? महाराष्ट्र में स्थापना की गई। और इसी को 1904 में नाम बदलकर अभिनव भारत संगठन किया गया। क्या किया गया? अभिनव भारत। तो आप लोग ध्यान रखना कि मित्र मेला या गुप्त समिति भी आ जाए तो आप लोग बताएंगे इसी का नामकरण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15। लिखा हुआ है, बताइए निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? बताएंगे हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट? जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर रहेगा। जल्दी जल्दी बता दें भैया, क्या आंसर रहेगा? देखिए जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। हम लोग जानते हैं करजन
करजन जनवरी 1899, जनवरी 6 जनवरी 1899 से लेकर 18 नवंबर 1905 तक भारत का वायसराय रहा। क्या रहा? भारत का वायसराय रहा। ठीक है जी। इसने क्या किया? इसने एक पुस्तक लिखी। इसकी पुस्तक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट। फार मतलब दूर, कि पूर्व दूर में है। ठीक है, कर्जन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? देखिए, गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुए थे। कहां पर हुए थे? ब्रिटेन में। गोलमेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक गोल टेबल था, इसके चारों तरफ बैठे हुए लोग थे, इसीलिए इसको गोलमेज सम्मेलन कहा गया। 3 हुए थे। पहला 1930 में हुआ, फिर 1931 में हुआ, फिर 1932 में हुआ। गांधी जी की बात हो रही है तो गांधी जी कौन से में गए थे? तो द्वितीय में गए थे। याद रखना, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता या पैक्ट जिसे कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट या समझौता, ये भैया 5 मार्च 1931 में हुआ। 1931 में हुआ। और इस समझौते के बाद महात्मा गांधी भैया कहाँ चले गए? ये कहाँ चले गए भैया? ये चले गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये गए तो कौन से जहाज से गए थे? जहाज का नाम बताइए। कौन से हॉल में रुके थे? कहां पर रुके थे? उसका नाम बताइए। अगर पूछ ले जहाज का नाम तो राजपुताना जहाज था। कौन सा जहाज था? तो ये भैया SS राजपुताना, SS राजपुताना जहाज से गए। हॉल की बात की जाए कि ये कौन से हॉल में जाकर रुके थे? तो ये किंग्सले हॉल में। कहां पर? किंग्सले हॉल में इनको रोका गया था। किंग्सले हॉल में इनको रोका गया। तो इसका मतलब ये हुआ बी इसका सही जवाब होगा। इनके साथ और कौन गया था? तो सरोजनी नायडू गई थी। कौन? सरोजनी नायडू गई। लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। क्या होगा? चुआर विद्रोह होगा, रंगपुत्र तथा दिनाजपुर के विद्रोह होंगे, विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर। आप लोगों को याद है कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, गलत बात है। एक महापुरुष हैं, उनको हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चा। ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग बेटा मत करिए। कुछ भी है, उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, तो आप प्लीज़ ऐसे ना शब्द का प्रयोग करें, ये गलत भाषा है। चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं वंदे मातरम की तो वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और ये वंदे मातरम 1896 में जो 12वां अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या किया गया? वंदे मातरम गाया गया। क्या किया गया? वंदे मातरम गीत गाया गया था। चलिए, अच्छा, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के साथ साथ नील विद्रोह का वर्णन भी है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। स्वामी होगा, स्वामी सहजानंद थे, बंकिम मुखर्जी थे, जयप्रकाश नारायण थे। जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। बताएंगे इसका क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताएं। देखिए, अप्रैल 1936, मैं बात करूं अप्रैल 1936 की, तो 1936 में भारतीय किसान सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा?
स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियन विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन इसको हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे, विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। जल्दी से बताइए, 1872, 93, 90, 1901। देखिए, विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद जी गए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया? चलिए, हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं भैया, चलिए बहुत ही शानदार आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही बात करें। बच्चे आप लोग सभी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, मेरे अजीज मित्र हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपके लिए, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, इनके लिए मैं कटु शब्द का प्रयोग करूं, तो अच्छा नहीं लगता, और ना मुझे करना चाहिए, और ना मैं कर सकता हूं, मैं चाहकर भी नहीं कर सकता ना। तो आप लोग यहाँ पर बताएं। देखिए, मैं बात करूँगा 1893 में अमेरिका में एक जगह पड़ती है, अमेरिका में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है शिकागो। क्या नाम है भैया? शिकागो। तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी को एक टॉपिक दिया गया, वेदांत दर्शन। कौन सा? वेदांत दर्शन एक टॉपिक दिया गया। इस वेदांत दर्शन पर स्वामी विवेकानंद जी ने 122 घंटे का लगातार सबसे लंबा भाषण दिया, और जब वो भारत लौटे तो उन्होंने भारत आकर 1897 में कलकत्ता में एक जगह पड़ती है बेलूर। कौन सी जगह पड़ती है? बेलूर या बेलूर, याद रखना कौन सी जगह पड़ती है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कौन सी जगह पड़ती है? बेलूर जगह पड़ती है या बेलूर जगह पड़ती है? कौन सी? बेलूर। यहाँ पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, हम याद रखेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था, गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, परमहंस। पूछा जाए, स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रिय शिष्या थी, एक स्टूडेंट थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सिस्टर निवेदिता। क्या नाम था? सिस्टर निवेदिता। याद रखेंगे, सिस्टर निवेदिता, निवेदिता, DITA। ठीक है, सिस्टर निवेदिता, द्वारा लिख देता हूं, निवेदिता। ठीक है भैया, चलिए, सिस्टर निवेदिता, जिसे मार्गरेट नोबल भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मार्गरेट नोबल भी कहा जाता है, मार्गरेट नोबल भी कहा जाता है। याद रखना, किसको मार्गरेट नोबल कहा जाता है? तो सिस्टर निवेदिता को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? जल्दी से बताइए, इसका क्या आंसर होगा? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। बताइए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली अपनी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर, गया, कलकत्ता या लखनऊ अधिवेशन? जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए, इसका क्या आंसर रहेगा? क्या इसका आंसर होगा? चलिए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो भैया नागपुर अधिवेशन हो जाएगा। कौन सा? नागपुर अधिवेशन हो जाएगा, जो कि 1920 में यहाँ हुआ। गया अधिवेशन 1922 में हुआ। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन तो काफ़ी हुए, लेकिन सबसे फेमस 1916 का रहा। कलकत्ता अधिवेशन में भी बहुत सारे अधिवेशन हुए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि नागपुर अधिवेशन 1920 में उन्होंने अपनी क्या की थी भैया? रियासतों की अपनी नीति घोषित की। गया अधिवेशन 1922 में हुआ, जिसमें CR दास ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी एक नई पार्टी स्वराज ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? स्वराज ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। उम्मीद है आप लोग लिख रहे हैं ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे कि 1922 में
1922 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। किससे? कांग्रेस से इस्तीफा दिया। और भैया 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करती। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। और CR दास 1 जून 1925 में इनका देहांत हुआ और ये भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताएं। देख रहे हैं आप लोग पसीना आ रहा है इतनी ठंड में भी आप लोगों के सामने हैं, क्योंकि AC चलाएंगे फिर तबीयत खराब होगी, लेकिन पसीने में नहाना हमें मंजूर है। तबीयत खराब करेंगे तो फिर आपकी नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे क्लासेस मिस हो जाएंगी। चलिए बताइए, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य कहा था? CR दास ने, गोखले ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने या दादा भाई नौरोजी ने? क्या इसका आंसर होगा? अच्छा, पॉलिटी की बात करें संदीप जी। संदीप जी बहुत कम पॉलिटी बची है, जो 6 बजे यूपी जेल वार्डर का बैच चल रहा है उसमें बहुत कम पॉलिटी बची है, बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा मैं, है ना। चलिए बताइए, तब तक आप ये प्रैक्टिस सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। अच्छे से आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बताएंगे कि सर दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। सही आंसर दिया है आप लोगों ने। हम बात करेंगे जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि जो राजा है वो जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी। जैसे कि ये पुलिस है, पुलिस जनता के लिए बननी है, जनता पुलिस के लिए नहीं बनी। जब लाठी चार्ज पुलिस करती है तो ये कथन एक कहा था किसी ने कि भैया पुलिस जनता पर लाठी चार्ज कर रही है जो कि अन्याय है। तो कहा गया था कि पुलिस जनता के लिए बनी है, जनता पुलिस से पिटने के लिए नहीं बनी। लेकिन फिर भी पुलिस हैप्पी बर्थडे मनाती है भयंकर तरीके से, वो उसमें कहीं ना कहीं गलती जनता की भी होती है, ऐसा ना करें। हाँ, एक मित्र कह रहे हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये विवेक सर ने कहा, बहुत ही बढ़िया। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो मित्र हमारे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी करने का, जैसे कि आपको कल हमने बताया था भैया जो जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आप लोगों के एग्ज़ाम डेट 19 और 20 दिसंबर हैं। आपके पास मात्र ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय बचा है? 30 से 35 दिन का समय बचा है, क्योंकि बाकी तो छुट्टियों में निकल जाएगा, है ना, बीच में त्योहार पड़ेंगे उनमें निकल जाएगा। अगर इन 30 दिन में अगर आपने दिल से मेहनत कर ली, अच्छे से मेहनत कर ली, तो आप लोग करेंगे। अभिनव भारत 1904 या 1905? कृष्ण राधा जी 1904 में हुआ था, 1904 में, ठीक है, 1904 में अभिनव भारत संगठन। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। और 1904 में किसकी? तो आप लोग बताएंगे अभिनव भारत संगठन की। कैसी बात करते हैं बेटा, अगर मेरे सामने आएगा तो मैं आपका क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्या है? छोटी छोटी बातों पे जज करने लग जाते हैं आप। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों के साथ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो आप लोगों को मुझे बताइए क्लास कैसी लग रही है, आप लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, सेशन को शेयर कीजिए, जुड़िए। पूनम त्रिपाठी जी कह रहे हैं दीपावली के दिन मेरा जन्मदिन है, तो बच्चे आपको अभी से एडवांस में विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, सभी लोग देखते रहें। और 30 दिन की जंग है, बहुत ही शानदार। आप लोगों को बता दूं कि 17 नवंबर को आप लोगों का एक बैच आगरा ऑफलाइन में स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक बार में अगर आप पेमेंट करेंगे तो 5500 रुपये है, अगर उसको डिवाइड करेंगे किस्त में तो उसकी जो फीस है बच्चा वो 6000 रुपये है, ठीक है। तो 30 दिन की जंग है, आप लोग उसको जीतिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।